हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया बुक से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और इसमें आज हम लोग सेट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। इस बुक में कुल 15 मॉडल सेट दिया गया था, जो अभी तक हम लोग 8 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं और यह वॉल्यूम 1 है। तो चलिए आइए आज हम लोग इसी का सेट नंबर 9 का डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी इस वीडियो पर नए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें कि बिहार एसएससी का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो आइए अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह की सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो समानांतर सरकार का गठन किया गया था उसमें यह पूछ रहा है कि किस जगह की जो सरकार थी वो सबसे लंबे समय तक चला, तो वो था सतारा। सतारा की सरकार सबसे लंबे समय तक चला था। यह 1943 से लेकर के 1945 ईस्वी तक यह रहा। इस सरकार की स्थापना में नाना पाटिल तथा वाईबी चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो मद्रास लेबर यूनियन का गठन बीपी वाडिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और मद्रास यूनियन का गठन 1918 में किया गया था। 1918 ईस्वी में मद्रास यूनियन का गठन किया गया है। 1931 ईस्वी में कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो 1931 में सबसे जो पहले घटना घटा था वह था चंद्रशेखर आजाद की शहादत। चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो यह 27 फरवरी 1931 ईस्वी को होने वाली यह घटना थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह की फांसी की अगर बात करें तो यह 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन यह 25 से 29 मार्च के बीच में यह 1931 में हुआ था। तो आपको स्मॉल डेट याद होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप इन सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो घटना घटी वो था चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को। चलिए आगे देखिए 4 नंबर। इसमें कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था। न लगान और न टैक्स अभियान की शुरुआत जो था संयुक्त प्रांत में किया गया था। संयुक्त प्रांत में यह अभियान चलाया गया था। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया परिवार और हैदराबाद के नवाब, ये तीनों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 5 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है 6 नंबर। थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो थॉमस मुनरो का जो था वो सबसे पहले ये देख लें कि थॉमस मुनरो के द्वारा ही रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। अगर यहाँ से पूछा है कि मद्रास के गवर्नर के रूप में इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो यह 20 से 27 के बीच में, यह यानी 20 से लेकर 27 तक यह मद्रास का गवर्नर रहा था। और थॉमस मुनरो के द्वारा ही और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। 7 नंबर देखिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी फैक्ट पूछते हैं। कांग्रेस का सभी अधिवेशन याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां से ये सब प्रश्न पूछता कि खादी वस्त्र पहनना की अनिवार्य कब कर दिया गया, कब से वंदे मातरम किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया, ये सभी पॉइंट को फैक्ट को याद रखना है। तो खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। गुवाहाटी असम है, तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयंगर इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 8 नंबर में कहा गया है कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो इसमें बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। चलिए देखिए 9 नंबर। इसमें कहा गया कि निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो महबूब ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही। 10 नंबर देखिएगा। बलिदान विधि का उल्लेख किसमें किया गया है। जो बलिदान विधि है उसका उल्लेख हमारे किस वेद में किया गया। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद,
अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो बलिदान की विधि का उल्लेख अजुर्वेद में किया गया है। पद्य और गद्य वाला वेग, पद्य और गद्य वाला वेग भी अजुर्वेद को ही कहा जाता है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ से एक चीज और पूछता है, इससे पहले वाले सेट में हम आपको बता चुके हैं कि सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस में, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो अजुर्वेद से हो जाएगा। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, संपूर्ण चोल प्रांत 6 साम्राज्यों में बटा हुआ था, 11 का 4 हो जाएगा। दैवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था, दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही हो जाएगा, जिसका संबंध खिलजी वंश से है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम दैवीय अधिकार को चलाया था और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया गया था। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की प्राप्तियों से है, सरकार की प्राप्तियों से है। अगला प्रश्न देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है, पी नोट जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका संबंध हो जाएगा विदेशीय संस्थागत निवेश से, विदेशीय संस्थागत निवेश से पी नोट का संबंध है। 15 नंबर देखिए, कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 3 प्रकार का ऋण या कर्ज दिया जाता है वह कौन कौन है, तो वह हो जाएगा शिशु ऋण, किशोरी ऋण और तरुण ऋण, और वरिष्ठ नागरिक ऋण यह नहीं होगा। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। शिशु ऋण के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपया ऋण दिया जाता है। किशोरी ऋण के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक ऋण दिए जाते हैं। और तरुण की अगर बात करें कि तरुण ऋण 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक इसमें तरुण ऋण में दिया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, 16 नंबर के निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। राजस्व व्यय के अंतर्गत ऋण भुगतान को शामिल नहीं किया गया है। 16 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है। आयकर जो है यह एक प्रकार का प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर है। 17 का 1 हो जाएगा। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश निम्नलिखित में से कौन सा, यानी लैंड लॉक कंट्री कौन है एशिया का दूसरे सबसे बड़ा, तो यह हो जाएगा मंगोलिया, मंगोलिया हो जाएगा। 18 का 2 नंबर हो जाएगा। और सबसे बड़ा अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, तो पहले नंबर पे आ जाएगा कजाकिस्तान और दूसरा मंगोलिया है। निम्न में से किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो जातिगत विविधता सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम सभा के सदस्य बनने हेतु, मेंबर बनने हेतु उसका 18 वर्ष होना अनिवार्य है। और जब 21 वर्ष हो जाएगा तो वह चुनाव लड़ सकता है, ग्राम सभा का, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। और वोट देने का अगर अधिकार की बात करें तो वह भी आपको 18 वर्ष से ही प्राप्त होता है, जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। 21 नंबर देखिए, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है। मदर ऑफ पर्ल यह समताप मंडल में देखने को मिलता है। 21 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर, एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय है। एशियाई विकास बैंक का 3 प्रतिनिधि कार्यालय है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और इसके भी वर्तमान में 67 मेंबर है, 67 सदस्य है। और जो 3 प्रतिनिधि कार्यालय है वह है टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी। टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, वाशिंगटन डीसी, ये 3 जगह इनका प्रतिनिधि कार्यालय है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किया गया है, तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, तो यह नासा के द्वारा किया गया, नासा के द्वारा फ्लोट का निर्माण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को यह मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम अगर की बात करें तो इसका थीम था भविष्य के लिए उपयुक्त साथ मिलकर बेहतर निर्माण, इसका थीम। 26 नंबर देखिए कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया है।
26 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन है? तो इसका 100वां देश जो हो जाएगा पराग्वे। 100वां सदस्य देश है पराग्वे। अगर 99 की बात करें कि 99वां देश कौन है, तो वह हो जाएगा स्पेन। इसका 99वां सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कुछ पहल को देख लेते हैं, कुछ ही पहलुओं को देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 2015 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका मुख्यालय, एकमात्र ही ऐसा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है या फिर जो भी है वो जिसका मुख्यालय हमारे देश भारत में है। इसका मुख्यालय अगर कहा तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचार में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें चीन की अगर बात करो तो यह शीर्ष स्थान पे टॉप पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है। तीसरे नंबर पे कोरिया हो जाएगा, कोरिया तीसरे नंबर पे है। और जापान इसका चौथे नंबर पे है। और भारत की अगर बात करें तो इसमें नवाचार में भारत का स्थान 5वां है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 29 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया था। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, कि हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी देवजीत सैकिया को बनाया गया। देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सेक्रेटरी घोषित किया गया या फिर बनाया गया है। चलिए देखिए 31 नंबर, कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का मेजबानी भारत के नई दिल्ली के जो है भारत मंडप में किया गया है। चलिए देखिए 32 नंबर, इसमें कहता है कि हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। और यह किस देश में स्थित है? तो मोंगला बंदरगाह की अगर बात करें तो यह बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न 33 नंबर, कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बनाया गया है। चलिए देखिए 34 नंबर, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल की शुरुआत किया गया है? कृषि कोष पहल की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें कि नाबार्ड की स्थापना का, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए देखिए 35, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया? जेड मोड़ टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसका टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। और इसकी शुरुआत जो था, निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कि भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था रूमी वन इसका नाम है। 36 का 1 हो जाएगा। देखिए 37 नंबर, भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो भीष्म क्यूब अस्पताल यूक्रेन को भारत के द्वारा उपहार में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अगर इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वी नारायणन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस सोमनाथन। चलिए आगे देखिए, एसएएफ साफा अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन नेपाल में किया गया था। नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। अगर इसका विजेता की बात करें तो विजेता कौन था? तो बांग्लादेश इसका विजेता है और उप विजेता हो गया भारत।
सॉरी उपविजेता नेपाल है और विजेता बांग्लादेश, और इसका आयोजन भी नेपाल में किया गया है। देखिए 40 नंबर, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन है? पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो वह तंजावुर का वीणा, तंजावुर का वीणा को जीआई टैग दिया गया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्लिम मिशन को जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्लिम मिशन जापान का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? अग्नि मिसाइल के जनक थे जनक राम नारायण अग्रवाल, यह अग्नि मिसाइल के जनक थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वितृष्णा। 44 है, माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है कि असंतोष प्रकट करना, यानी माथे पर बल पड़ना यानी असंतोष प्रकट करना, यही होगा इसका सही उत्तर। राम की गाय बहुत काली है और वाक्य में काले शब्द क्या है? तो काले शब्द की किसी की विशेषता बता रहा है, तो यह एक विशेषण है, यह विशेषता बता रहा है कि वो जो गाय है वह काली है। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो मंत्रिपरिषद में तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 47 नंबर देखिए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभी, अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। उपसर्ग को हमेशा शुरुआत में लगाया जाता है, जैसे अभ्यागत, अभ्यागत हो गया, अत्याधिकी, अत्याचार, ये सभी शुरुआत में उपसर्ग को लगाया जाता है, प्रत्यय को लास्ट में। चलिए देखिए 48 नंबर में, द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड मोनोलिथिक इज, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हग। 49 का देख लेते हैं, 49 में अ पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, तो 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकॉम्प्लिस। 50 का देख लीजिए, 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपस हो जाएगा इसका सही उत्तर, जिसका मतलब होता है महान कलाकृति या रचना। चलिए देखिए 51 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्रीय क्षेत्राधिकारी कनाडा के संविधान से लिया गया है। 51 का 3 हो जाएगा। बाकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए कि कनाडा के संविधान से और क्या क्या चीजें लिया गया है। एक तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, दूसरा है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी कनाडा से ही लिया गया। संघवाद की व्यवस्था यह भी कनाडा से ही लिया गया है। चलिए आगे देखिए 52 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो इसका उल्लेख किया गया हमारे संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना हमारी दायित्व है। अनुच्छेद 39 के ए में या कह सकते हैं, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के बात जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 48 के क के तहत इसमें पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 में कहा गया कि और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। चलिए देखिए 53 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो यह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम इसका संबंध केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से है। तो 53 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो इसका उल्लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया। इसमें यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि मानव तस्करी और बलात् श्रम पर निषेध किया गया है, और अनुच्छेद 24 में इस बात को जिक्र किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। समता या समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। चलिए आगे देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था?
तो यह मंडल आयोग ने किया था। मंडल आयोग के द्वारा ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। 1979 में किया गया। इसने अपना रिपोर्ट 1980 में दिया था। अगर बात करें कि जो 27% आरक्षण की बात था, यह रिपोर्ट तो 1980 में दिया गया, लेकिन इसे लागू किया गया था वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में इसको लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से मंत्रियों के बीच विवाद पर जो समिति बैठता है वह कैबिनेट समिति नहीं है। 56 का 4 है। आगे देखिए 57 कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब लाया गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में लाया गया था और इसको 1969 ईस्वी से पारित भी कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ये ऑप्शन को देख लेते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर कि चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, बल्कि लोकसभा या राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित संघ राज्य क्षेत्र से राज्यपाल या उसके प्रशासक जारी करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह 1955 ईस्वी में बीजे खेर की अध्यक्षता में किया गया था प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय यह है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग, यही ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो 60 का 3 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए 61 नंबर में कहा गया है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान जो पाया जाता है? तो इसमें बढ़ते क्रम में रुझान पाया जाता है। 61 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित होता है? मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाता है तो वह है सेरस सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से जिसे महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? महाद्वीप के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? तो इसकी औसत ढाल 1 या उससे भी कम होता है। 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। देखिए 64 नंबर आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। इस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इस जल संधि को बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। 65 नंबर देखिएगा कहा गया कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्यों? तो इसका वजह यह है कि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। इसी वजह से जो हवा होता है वो स्थल से समुद्र की ओर चलता है और जो हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है उसे स्थलीय हवा कहते हैं और जो समुद्र से स्थल की ओर चलता है उसे समुद्री हवा कहा जाता है। तो 65 का 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो सबसे कम है ब्रह्मपुत्र नदी में। जो उपयोग करने के लिए जो पानी है भंडारण सबसे कम ब्रह्मपुत्र नदी में है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो सबसे अधिकांश लौह इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 68 नंबर किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाता है? तो उस स्थान का मौसम कहलाता है। अब देखिए 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? कौन सा है जो राष्ट्रीय उद्यान वह महाराष्ट्र में नहीं है? तो वह हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह महाराष्ट्र में नहीं बल्कि यह मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बाकी सभी गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, टाडोवा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए देखिए 70 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो वह हो जाएगा हरित प्रभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन इफेक्ट कहते हैं। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह है स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा
की मात्रा का मापन, 71 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब कब अधिक प्रबल पाएंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र को आप कब अधिक मजबूत या प्रबल पाएंगे, तो जब इसकी रेखाएं जो है संघनन होते हैं, आपस में चिपका होता है, बहुत सारी रेखाएं जब संघनन होती है तब यह बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। तो 72 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 73 नंबर, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है, तो इसके माप को बलाघूर्ण कहा जाता है, बलाघूर्ण कहा जाता है। 74 नंबर में कहा गया है कि गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देता है। जो गड़गड़ाहट की आवाज होता है, जो बिजली कड़कता है, तो उसकी आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने के तुरंत बाद सुनाई देता है। यानी पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद हमें उसके कड़कड़ाहट या गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होता है। तो 74 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है। यह नियम गैलीलियो गैलीलाई के द्वारा दिया गया है। 75 का 2 हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। उष्मा तरंग के रूप में आवर्त तरंग को कहा जाता है। आवर्त तरंग यह एक प्रकार की उष्मा तरंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या की जिसके समानुपाती होता है उसे कण का संवेग कहते हैं। कण का संवेग कहते हैं। 77 का 3 होगा। 78 नंबर देखिए, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? 2n² में n नाभिक से दिए गए कोष की संख्या, नाभिक में दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। चलिए देखिए 79 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है अघात वर्धनीयता कहलाता है, और धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं कौन नहीं है, तो इसमें से दोनों सही है, तो गलत कोई नहीं है, ना तो एक और नहीं दो गलत है, इसलिए 79 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ सिर्फ पोटेशियम अभिक्रिया कर सकता है, बाकी आपका एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा ये सभी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह भी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। 81 में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ अम्ल दिया गया और दूसरी तरफ खाद्य स्रोत दिया गया। कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो यह सोडा वाटर में हो जाएगा। ठीक है, लॉरिक अम्ल यह नारियल के दूध में पाया जाता है। लॉरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल जो दूध के जो पार्ट होते हैं दूध के भाग में पाया जाता है, जैसे कि हो गया मक्खन में। और इरुसिक अम्ल सरसों के तेल में पाया जाएगा। इरुसिक अम्ल सरसों के तेल में। तो यहाँ से हमें याद है कि आप लोग को दो चीज याद होगा, एक कार्बोनिक अम्ल याद होगा और एक ब्यूटेरिक अम्ल याद होगा। ठीक है, तो आप दो यहाँ से याद कर लीजिए कि लॉरिक अम्ल हो गया नारियल के दूध में और यूरिसिक अम्ल सरसों के तेल में। तो 81 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 4 2 1। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 82 नंबर कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो यह हो जाएगा सिनेबार। सिनेबार हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देखिए 83 नंबर, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? तो इसमें इकोसेन का उपयोग किया जाता है। 83 का 2 हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 का होल 2 CO होता है? तो यह बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। 84 का 4 हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक कणों को दर्शाता है? तो यह जो है एक्टिनियम को दर्शाता है। एक्टिनियम को दर्शाता है। चलिए देखिए अब 86 नंबर, यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा या विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख है जन्म दोष को
रोकता है। तो यह फॉलिक अम्ल है जो शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रमुख जन्म दोष को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित कर लेता है? तो यह खमीर हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है खमीर। आगे देखिए 88 नंबर, कैप्साइसिनोड्स, कैरोटीनाइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन है? तो यह जो है मिर्ची में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ है। 89 नंबर देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इबोला रोग का कारण जो है वह है वायरस की वजह से इबोला रोग होता है। इबोला बीमारी वायरस की वजह से होता है और यह मनुष्यों में होने वाला एक घातक बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं की एक विशेषता है? पादप कोशिका की विशेषता पूछ रहा है, तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, बल्कि और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। यही सबसे बड़ी अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो जंतुओं के ऊतक में एक सुरक्षात्मक ऊतक हो जाएगा उपकला ऊतक। 91 का 4 हो जाएगा उपकला ऊतक। आगे देखिए 92 नंबर, प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करता हो तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है? तो यह हो जाएगा फ्लेम कोशिका इसका सही उत्तर है। 93 देख लीजिए, मानव शरीर आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की आहार नाल में जो विली होता है वह छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत में विली पाई जाती है। 94 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो सबसे बड़ा दंत ऊतक हो जाएगा डेंटिंग। 94 का 1 नंबर हो जाएगा। 95 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पीय है? तो इन चारों में से टेरिडोफाइटा एक अपुष्पीय है। यह संवहनीय पादप परिवार से संबंधित रखता है। तो चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर। इसमें कहा गया कि एक काम को 18 पुरुष और 14 महिलाएं 12 दिन में करती है, तो उसी काम को 18 पुरुष और 10 पुरुष 18 स्त्री और 10 पुरुष करे तो वह कितने दिन में पूरा होगा? तो यह तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक काम को 18 पुरुष और 14 महिला 12 दिन में करती है और उसी काम को 18 पुरुष और 10 पुरुष 18 स्त्री और 10 पुरुष कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर क्षमता आप नहीं निकाल सकते हैं। इन दोनों स्त्री और पुरुष की क्षमता को आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह तय नहीं कर सकते हैं। 97 का देख लीजिए, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा रोक कर, चाहे आप पीडीएफ से भी बना सकते हैं। 99 में आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3/91 इसका सही उत्तर है और 100 का आंसर है ऑप्शन सी 72 इसका सही उत्तर है। रूट अंडर ए बी का मान पूछा, रूट ए बी का मान यहाँ पर पूछा है तो 72 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 9 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।